आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज लेवल 2 ऑनलाइन क्लास के ये लास्ट क्लास है और 6 महीने पहले हम लोगों ने ये क्लास शुरू की थी आप सबके साथ। पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया और आप सभी के साथ आप सबके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा और बहुत बड़ी एक टीम, सिर्फ 4 या 5 जनों की नहीं, बहुत सारे लोगों का सहयोग से ये क्लास आज संपन्न होने जा रही है। तो गुरुदेव के प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे ही, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब संभव हो चुका है। और उसके उनके अलावा जिन लोगों ने का हमारे साथ पूरा सहयोग रहा, तो सब पूरी वर्किंग टीम की तरफ से मैं सभी ट्रेनर्स का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों के नाम जिन्होंने पूरे इस सेशन में जो वीडियो करेक्शंस होते थे प्रेजेंटेशन के लिए, जो आप लोग तैयार करते थे प्रेजेंटेशन, अपना वीडियो बना के ऑडियो भेजते थे और वो करेक्शन आप लोगों का करते थे, उसमें हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स थे। डॉक्टर माया जी का बहुत योगदान था, मीना जी सबद्रा, मंजू जी सिपानी और संगीता जी भंसाली। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और जो अभी लास्ट में कॉन्टेक्ट क्लासेस हम लोगों ने 3 ग्रुप बनाए हैं कॉन्टेक्ट क्लासेस के, उसमें भी हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स एक एक ग्रुप को के साथ हमारे करीब करीब 2-2 ट्रेनर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनके उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। कॉन्टेक्ट क्लास के ट्रेनर्स हैं मनोज जी सुराना, रेणु जी बैद का तो हर चीज़ में शुरू दिन से हमारे साथ सहयोग रहा है और कॉन्टेक्ट क्लास की भी ट्रेनिंग वो बराबर दे रही हैं सभी को। संगीता जी भंसाली, मंजू जी सिपानी, मीना जी सबद्रा, विजया जी छलानी और अंजू जी बाफना, आप सभी के प्रति भी बहुत बहुत आभार। और ये जो हमारी वर्किंग टीम थी, जो हम स्क्रीन पे हैं और जो बिना स्क्रीन के पीछे भी रहकर भी हमारे साथ जिन्होंने सबने काम किया है, तो आप सबके साथ हम सबका अनुभव कैसा रहा, आज थोड़ा सा समय लेते हुए हम सब अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी रेणु जी, आपसे शुरू करते हैं, प्लीज़ अनम्यूट करें। हाँ जी। अमित जी जैन, शायद अमित जी का भी हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है, कोई कारण से वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनका बाद में सुनेंगे उनको। बंदी 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 गुरुदेव की कृपा से पिछले 6 महीने से जो हमारी लेवल 2 ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, उसका आज लास्ट डे है। और पिछले 6 महीने से ये क्लासेस नियमित रूप से चली है और एक सिस्टमेटिक वे से चली है। और लेवल 2 क्लास स्टार्ट करने का मेन पर्पस था कि ध्यान का जो क्रम है वो चले और एक एक महीने एक एक ध्यान का अनुभव हो। तो ये बेसिकली ये आइडिया था और इसके साथ लेवल 2 की तैयारी भी हो जाए, सेकंड पर्पस ये था। तो इसके लिए वीकली क्लास रखी गई और ध्यान का क्रम भी, दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती रही। और हमने, हमारी पूरी वर्किंग टीम ने ये प्रयास किया है कि ये 6 महीने में हम सारा का सारा पोर्शन कवर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए इजी कर सके। तो हमने ये प्रयास किया है। सबसे पहले तो अमित जी, उनका बैक स्टेज में इतना गाइडेंस, इतना सपोर्ट रहता है हम लोगों के साथ और हर वक्त इनपुट देते रहते, ऐसा कर सकते अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकते तो और बेटर रहेगा। तो बैक स्टेज अमित जी का बहुत सपोर्ट रहा है हमको। और सेकंड, हमारी वर्किंग टीम में सपना जी और नीलपा जी, जो इतने दिखे नहीं है लेकिन बैक स्टेज पे इतना उन्होंने डेडिकेशन से पिछले 6 महीने से हमें पूरा सहयोग दिया है, अपना पूरा काम किया है। छोटे से छोटा काम हो, ओके ओके, यही आंसर आता हमारी वर्किंग टीम में। और सर से तो इतना गाइडेंस मिला है और सर का भी छोटी सी छोटी बात के लिए सपोर्ट रहा है, जैसे ठीक लगे ओके।
एक क्वेश्चन का भी रहता तो सर उसमें भी हमें, मैं पूछती सर ये करना है या वो करना है, सर बोलते हाँ ये कर लीजिए। मतलब छोटी सी छोटी बात, और 6 महीने से तो सर का भी इतना सपोर्ट रहा है, अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी हम लोगों को गाइड करते रहे। और सबसे ज्यादा काम मेरा इन 6 महीनों में पड़ा है वंदना जी से, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो या कॉल हो। और डे 1 से ही मैं कहती रही हूँ कि मेरी ट्यूनिंग या हमारी दोनों की ट्यूनिंग ऐसी रही कि लगा ही नहीं था कि डे 1 से वो कोलकाता से, मैं सूरत से, और हम पता नहीं 6 महीने से काम कर रहे, तो बहुत कुछ सीखा है। और वंदना जी के साथ भी एक वर्ड हमेशा यूज होता था, ओके। मैं कुछ बोलती, वो बोलते ओके, वो बोलते, मैं बोलती ओके। ऐसी ट्यूनिंग रही है। और हर हफ्ते दर हफ्ते हम कोशिश करते रहे कि हर क्लास बेटर हो या सब टॉपिक कवर हो, तो बराबर सबका सहयोग मिला। और जैसे बाकी ट्रेनर्स का भी करेक्शन का हो या कॉन्टेक्ट क्लास का हो, तो सबके सहयोग से ही एक ये 6 महीने का हम कह सकते हैं कि इतना अच्छे से चला है ये काम। तो सभी के लिए ओम हरम। और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मुझसे कोई भूल हुई है या कुछ भी हो तो याचना कर। ओम अरहम रेनू जी। नीलपा जी, अब हम आपको भी सुनना चाहेंगे। नीलपा जी। हाँ वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदना। नमन उस महात्मा महायोगी राज को जिन्होंने हमें प्रेक्षा ध्यान जैसा अनमोल अवदान देकर जीने की कला सिखाई। आदरणीय मोदी सर, रेनू मैम और इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं और तो क्या कहूँ ज्यादा, लेकिन मुझे इस वर्किंग टीम के साथ जुड़ने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और खुशी की बात इसलिए थी कि यहाँ पर सारे मेरे सीनियर थे। मैं बिल्कुल मतलब नई थी यहाँ पर, और सारे मेरे सीनियर हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। इस टीम से जुड़कर मुझे मेरे सभी सीनियर से कुछ न कुछ सीखने को मिला है। चाहे रेनू मैम हो, वंदना जी हो, मोदी सर हो, अमित जी हो, कोई भी हो, सभी से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। आप सभी के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और मुझे जो कार्य दिया गया वो मैंने पूरी निष्ठा से करने की कोशिश की है। फिर भी मेरे कार्य में कहीं पर भी त्रुटि रही हो तो तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा अनुभव किया, वो ये है कि ये जो पूरी टीम है वर्किंग ग्रुप की, तो बिल्कुल वैसी है जैसी प्रेक्षा ध्यान की टीम को होना चाहिए। ये मुझे बहुत खुशी होती है इस टीम का, जो मतलब उनका मैं पूरा देखती हूँ ना कि कार्य कैसे एक दूसरे से जुड़कर कर रहे, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल वैसी टीम है जैसी प्रेक्षा ध्यान की टीम को होना चाहिए। सभी के प्रति ओम अहरम। और सर आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता, आपने ऑनलाइन के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से सब लेवल 2 की तैयारी करवाई और इस मतलब बहुत स्वाध्याय करवाया है। मैं आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता है। ओम अरहम नीलपा जी। अब सपना जी पटावरी, जिन्होंने पूरे टाइम हमारे रिकॉर्डिंग, हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी उसको अपडेट करना, और आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा आती थी वो सर को अपडेट करने में सपना जी का बहुत सहयोग था। सपना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सपना जी। हाँ। हाँ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी सर, रेनू जी, वंदना जी, नीलपा जी और पूरी वर्किंग टीम और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 6 महीने पहले मुझे आप सभी से जुड़ने का मौका मिला। लेवल 2 ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले हम लोगों का एक वर्किंग ग्रुप तैयार हुआ, जिसमें मुझे 2 काम सौंपे गए। एक तो कि जो सबकी आप लोग की जो जिज्ञासा आती है वो मुझे सर तक पहुंचानी होती थी, और दूसरी मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक बनाकर ग्रुप में पोस्ट करने का। तो ये पिछले 6 महीनों में मुझे टेक्निकल इतनी चीजें सीखने को मिली, तो जो शायद मैं 6 महीने पहले तक कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या चीज होता है। मुझे अपने
घर में भी और बाकी अपनी वर्किंग टीम से भी इस सभी के लिए बहुत सहयोग मिला। और सभी क्लासेस तो मैंने अटेंड नहीं की, लेकिन जितनी भी की मैंने, उसमें सुनकर मेरे को इतना अच्छा लगा कि मोदी सर जैसे सबके प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस पूछते थे या उनको थोड़ा करेक्ट करते थे, और बाकी सबका प्रेजेंटेशन जैसे होता था, उसमें बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं चाहूंगी कि अगर आगे भी मुझे ऐसा कोई सहयोग मिले, अगर ऐसी कोई मुझे भविष्य में अगर अवसर मिला, तो मैं फिर से साथ में जुड़कर अपना सौभाग्य समझूंगी। और मेरे काम में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, और इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम सपना जी। सर, अब हम आपको भी सुनना चाहेंगे। हमेशा तो हम सर आपकी क्लास के लिए आपको इनवाइट करते हैं, सर आप क्वेश्चन पूछिए, ऐसे कीजिए। सर आप हमारे लिए या इस 6 महीने वर्किंग ग्रुप के लिए आपका क्या सर रहा, या कोई हमारे करेक्शन की आगे हम उसमें सुधार कर सकें, तो सर प्लीज गाइड करें हमें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि प्रेक्षा फाउंडेशन की जो टीम है और सारे कार्यकर्ताओं में जो भी वर्किंग में है, सब तो नहीं है, हमारे करीबन 750 ट्रेनर्स हैं, तो करीब एक्टिव मान ले जो बहुत एक्टिव वो 100 के आसपास है, जो हर कार्य में आगे से आगे सहयोग देते हैं। 100-150 मान ले, तो मतलब बहुत कोई सौभाग्यशाली होता है वो प्रेक्षा फाउंडेशन टीम का हिस्सा होता है। मतलब मैंने शायद तेराबंद धर्म संघ की सारी संस्थाओं को यदि मैं देखूं कि मेरा जुड़ाव हर संस्था से थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहा है। इतना सौहार्द, इतना समन्वय, इतना एक दूसरे का रेस्पेक्ट, इतना वात्सल्य यदि कहीं देखने को मिलता है तो प्रेक्षा फाउंडेशन में मिलता है। आपस में मुझे नहीं लगता शायद किसी की कोई कहा सुनी या कोई बात भी होती है तो इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार। तो मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सब आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और क्या बोलूं, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और रही वर्किंग की, तो जितने भी प्रेक्षा फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं वो इतनी निष्ठा से काम करते हैं, इतना परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि यदि किसी कार्यकर्ता को काम दे दिया जाए तो फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो इतनी निष्ठा से और इतनी लगन से काम करते हैं। तो ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, साधुवाद है, उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना है कि हम सब साधना में आगे बढ़ें। हमारा मूल लक्ष्य तो साधना का है कि हम वीतरागता की ओर आगे बढ़ें, हमारे कषाय कम से कम होते जाएं। और ये सब तो ठीक है, ये सब व्यवस्था है, इनमें सहयोग करना, ये भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से वीतरागता को आगे बढ़ाने का ही कार्य है, ये भी करना है। लेकिन साथ साथ अपना साधना का ध्यान विशेष रूप से, मतलब हर प्रतिवर्ष हमें अपना आकलन करना है कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, और ध्यान में मेरा कितना विकास हुआ है, कषाय कितने कम हो रहे हैं, ये ज्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर यदि प्रेक्षा फाउंडेशन के सारे ही ट्रेनर, साधक, वर्किंग कमेटी के मेंबर इस बात का ध्यान रखेंगे तो प्रेक्षा फाउंडेशन जो आज इतनी सुंदर संस्था है, जिसमें इतना अच्छा समन्वय है, ये और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मूल बात है, विग्रह की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति तभी आती है जब कषाय प्रबल होते हैं। जिस संस्था के कार्यकर्ताओं के कषाय कम होते हैं, वहां ना तो कोई विग्रह होता है, ना कोई आग्रह होता है, ना कोई समन्वय वाली प्रॉब्लम होती है। हम सबका कषाय कम होता जाए, वीतरागता बढ़ती जाए, तो सब कुछ अच्छा हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त। वंदना जी 2 मिनट आपको भी सुनना चाहेंगे, आप भी हमारी वर्किंग टीम के मेंबर हैं। मैं तो क्लास शुरू होने से स्टार्ट करती हूँ बोलना,
और लास्ट तक बोलती ही रहती हूँ। मेरे को तो आप लोग रोज ही सुनते हैं, लेकिन वही जैसे सभी ने बोला कि आप सबके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। सर ने जैसा कहा कि सर सौभाग्यशाली हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि हम प्रेक्षा फाउंडेशन के एक एक हिस्सा हैं प्रेक्षा फाउंडेशन के। और 6 महीने पहले जो इस उपक्रम से जुड़ने का मौका मिला, ये तो मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। और जैसे सपना जी ने बोला कि टेक्निकल कुछ भी नहीं जानते थे। लॉकडाउन के पहले तो ये ज़ूम क्या होता है, क्या इसको कैसे हैंडल किया जाता है, वो नहीं आता था। और आज अब इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि कैसे यूट्यूब पे लाइव करना है, कैसे लिंक जनरेट करना है, ज़ूम मीटिंग कैसे होस्ट करनी है, म्यूट, अनम्यूट, बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले तो एकदम हड़बड़ा जाते थे, कभी कुछ मिस्टेक हो रही है, कभी कुछ। लेकिन सर एक बात बोलना चाहूँगी, आपकी दूसरी या तीसरी क्लास में आपने एक बात बोली थी कि कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी काम शुरू करें तो आप गुरुदेव को वंदन करके करें। सर उस दिन से आज तक का दिन है, कहीं पे भी मुझे थोड़ा लगता है या कोई भी मैं मीटिंग भी शेड्यूल करती हूँ तो एक बार गुरुदेव को प्रणाम करके करती हूँ। तो मुझे एकदम ऐसा मतलब महसूस हुआ कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ पहले दिन से ही। जिस दिन से मैंने ऐसा शुरू किया, तो वाक़ई बहुत सच में गुरुदेव है, गुरुदेव का हाथ सर पे है ऐसा लगता है। और आप सभी के लिए अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो लेवल 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत-बहुत मंगल कामना। ओम अरहम। सर अब आगे की क्लास आप ही को संभालनी है। कोई जिज्ञासाएँ, अगर आप लोगों की कोई लाइव जिज्ञासा भी हो तो हैंड रेज़ कर दीजिए प्लीज़। तो आज सर आज मौका है, सर भी हमारे साथ हैं, तो आप अपनी क्लियर कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। कुछ प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास, मैं जी पहले सर। उनको ले लेता हूँ, जी फिर सर, लाइव पहले। लाइव जी। टाइम बचेगा तो। पहला प्रश्न है पराभौतिक चिकित्सा। पराभौतिक चिकित्सा इस शब्द का यूज हुआ है हमारे अनुप्रेक्षा के संदर्भ में। भौतिक का हम जानते हैं मेटेरियल वर्ड, जैसे कोई बीमार होता है और डॉक्टर उसको दवा देता है, ये दवा देना भौतिक चिकित्सा है। आयुर्वेदिक जाए, होम्योपैथी जाए, एलोपैथिक जाए, इवन नेचुरोपैथी में भी काफी कुछ भौतिक चिकित्सा है वो नेचुरल, नेचर से है, लेकिन वो भौतिक चिकित्सा है। पराभौतिक चिकित्सा है जिसमें मटेरियल वर्ड से कुछ नहीं लिया, कोई भी पुद्गल या पदार्थ का कोई उपयोग नहीं किया। तो फिर क्या है पराभौतिक? फिर क्या है? जो कोई अजीब पदार्थ का, पुद्गल का, भौतिक चीज का यूज नहीं किया, तो वो पराभौतिक चीज क्या है? वो फिर है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो पराभौतिक चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आप को हील करता है। इसको फेथ हीलिंग भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम दिए। जिन जिन लोगों ने अनुप्रेक्षा के द्वारा हीलिंग की पद्धति बनाई, तो अलग अलग नाम से ये हुई। तो पराभौतिक चिकित्सा और फेथ हीलिंग आदि आदि नामों से। तो पराभौतिक चिकित्सा का मतलब है स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा हील करना। स्पिरिचुअल एनर्जी कौन सी? हमारी जो हमारी चेतना की और प्राण की शक्ति है, वो इन दोनों की जो मिली जुली शक्ति है, वो है स्पिरिचुअल। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा, पॉजिटिव भाव के द्वारा, एक ही सुझाव के द्वारा, ये सारी जो चिकित्सा है, ये पराभौतिक चिकित्सा है। अगला प्रश्न है कि भाव की दृष्टि से ये जो आते हैं आर्त ध्यान, बोले क्या लिखे हम कि यदि हमको लिखा जाए ध्यान के प्रकार कितने हैं, तो उसमें आपको प्रश्न आएगा, वो क्लैरिटी के साथ आएगा कि भाव की दृष्टि से लिखें तो फिर आप लिख दीजिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, क्योंकि ये जो ध्यान के नाम है वो भाव की दृष्टि से। अब प्रक्रिया की दृष्टि से यदि लिखा जाए तो फिर प्रक्रिया की दृष्टि से होते हैं आलम्बन और निरालंबन। आलम्बन में फिर 4 प्रकार, रूपस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। निरालंबन मतलब निर्विचार।
तो दोनों प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्लैरिटी के साथ आएगा। बाई चांस आपको यदि क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय क्लैरिटी ना भी हो तो वहां कोई ना कोई ट्रेनर रहेगा जो आपको क्लियर कर देगा। और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एक पैराग्राफ उन्होंने शेयर किया है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कषाय की ग्रंथियों, मतलब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में जब हम चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं, जो कषाय की ग्रंथियां हैं वो कषाय की ग्रंथियां समाप्त हो जाती। कषाय की ग्रंथि का मतलब यहाँ ये ले सकते हैं कि कर्मों का झुंड है, जैसे एकदम सघन कर्म है। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते करते जब उस केंद्र के द्वारा हम निर्विचार मतलब तटस्थ होकर प्रेक्षा करते हैं, तो चैतन्य केंद्रों की घुटाई के साथ में चैतन्य केंद्र तो निर्मल बनते ही हैं, साथ साथ चेतना पर आए हुए जो कर्मों का सघन कर्मों की ग्रंथियां थी वो भी क्या कर धीरे धीरे टूटने लगी। और ये हम सब जानते हैं, जितना जितना कर्मों की निर्जरा होगी, जितने जितने कर्म हमारे विलय हो जाएंगे, उतने उतना चित्त निर्मल होगा। ध्यान के द्वारा एक ही काम है, राग द्वेष मुक्त स्थिति में रहना, और इससे जितना जितना राग द्वेष मुक्त स्थिति में रहते हैं उतने उतने हमारे कर्मों का क्या होता है, विलय होता है, मतलब कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा होने से चित्त की शुद्धि हो। और अगला प्रश्न है कि कायोत्सर्ग, जैसे संदर्शिका में बोला है कि कायोत्सर्ग जब भी करें तो अपना चश्मा, घड़ी, चाबियां जो भी आपके पास है वो क्या कर दें, आप अलग रख दें। ये इसका और कोई पर्पज नहीं है कि चश्मा यदि आपका पहना हुआ है तो क्या हुआ, चश्मा कहीं ना कहीं आपको बांधे हुए है तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते, ये चश्मे का अनुभव आपको बना रहेगा। तो आप चश्मे को क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। चाबी हो सकता है आपके यदि जेब में हो, टाइट जेब हो तो चुभे आपको। तो इस दृष्टि से चाबियां हैं, चश्मा है, घड़ी है, इन सबको आपको साइड में रख दे तो ज्यादा अच्छा, ताकि आपको पूरा कंप्लीट रिलैक्सेशन का। इसके बाद अगला प्रश्न है चंदा जी का, ये शायद ये कि इनकी फ्रेंड का एक बच्चा है जो मेंटली डिस्टर्ब है, और शायद बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेंटल आजकल नर्वस सिस्टम की हैं, ब्रेन की बीमारी है, सीजोफ्रेनिया टाइप बीमारियां हैं, जिसमें बच्चा इरेटिक बिहेवियर करता है। मतलब शांत रहता है, अचानक से उत्तेजित हो जाता है, जोर जोर से बोलने लगता है, कभी हिंसक रूप ले लेता है। तो डॉक्टर्स एलोपैथी वाले क्या करते हैं, उससे सेडेटिव दवाई देते हैं, मतलब ताकि वो दिन भर सोया रहे, ज्यादातर एकदम रिलैक्स रहे, तो उससे आर्टिफिशियली रिलैक्स करते हैं। इसके कारण क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। जब धीरे धीरे ये दवाइयां देते हैं तो वो डिप्रेशन की क्योर नहीं हो रहा है, वो डिप्रेशन एक वो दबा देते हैं ताकि वो नींद में रहे, बेहोशी टाइप में रहे, ताकि वो कोई हिंसा का व्यवहार नहीं करे। तो इन्होंने इसका उपाय पूछा है। देखिए, जब भी किसी के परिवार में ऐसी स्थिति आए, परिवार में आए या कोई रिश्तेदार में आए, आस पड़ोस में आए, तो सबसे पहले यदि शुरुआत में ही उसको ध्यान का शिविर करा दिया जाए तो क्योर हो सकता है। क्योंकि शुरू शुरू में ये मानसिक स्थिति जब गड़बड़ होती है ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की स्थिति में होता है, तो वो कंट्रोल कर सकता है। उस समय यदि उसको ध्यान कराएंगे तो 1-2 दिन में जैसे ही ध्यान करेगा तो उसकी कंट्रोलिंग पावर और बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे वो 10 दिन में अपने आप को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। यदि ना आए तो एक शिविर और करा सकते। लेकिन जो चंदा जी ने भेजा है, ऑलरेडी वो वायलेंट हो चुका है और उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको लाडनू का शिविर तो कराने का दिक्कत इसलिए है कि वो शिविर के दौरान वायलेंट हो जाए तो प्रॉब्लम। पहले उस बच्चे को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाए, पहले जैसे बड़ोदरा में भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, बहुत अच्छे सेंटर है। तो उस सेंटर में वो क्या करते हैं, 24 घंटे विजिलेंस रखते हैं। उनको एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, डाइट जो वो देते हैं वही खाना है, डॉक्टर्स डेली चेकअप करते हैं, और डेली उनको 2 घंटे खेलना भी होता है।
उनको वहां की सफाई भी करनी होती है। मतलब 24 घंटे में वो 16 घंटे उनको बिजी रख, तो उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। तो मेरा ये सजेशन है, उनको चूंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है, यदि लगता है कि 10 दिन शिविर में आराम से रह सकते हैं तो वो डायरेक्ट शिविर में ले जाए, वहां पर उनको आराम मिल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है कि शिविर के दौरान हिंसक या कोई वायलेंट हो सकते हैं, तो पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको 1 से 2 महीने रखें। वहां पर एकदम वो 1-2 महीने में नॉर्मल कर देते हैं दवाइयों के साथ में, जब योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल पसीना उसका निकलवाते हैं, इन सारी चीजों से जब वो नॉर्मल हो जाए फिर उनको लाडू ले जाए। तो पहले एक बार नॉर्मल स्थिति आने के बाद जब वो ध्यान करेगा तो शायद हो सकता है परमानेंटली नॉर्मल। अगला प्रश्न है कि कंपन, प्रकंपन, स्पंदन और संवेदन, ये सारे शब्दों का अर्थ क्या है? संवेदन हम सब जानते हैं कि संवेदन जैसे गर्मी का संवेदन, सर्दी का संवेदन, पसीने का, ये सारे जो संवेदन है ऋतु जनित, तो गर्मी, सर्दी, दर्द का संवेदन, ये सब संवेदन, ये बहुत स्थूल है जो सबको मालूम है। फिर इसके बाद कंपन आता है। कंपन जैसे जैसे कई लोगों का हाथ हिलता है, ये कंपन है। तो हाथ हिलना मतलब ये जो बहुत ज्यादा स्थूल शरीर की हलचल है वो कंपन है। फिर उसके बाद 2 शब्द और आते हैं, प्रकंपन और स्पंदन। जहां तक मैं यदि परीक्षा संदर्शिका को यदि मैं रेफर करूं, तो परीक्षा संदर्शिका में प्रकंपन को स्थूल बताया है और स्पंदन को सूक्ष्म बताया है। प्रकंपन का अर्थ संदर्शिका में दिया है कि नाड़ी का स्पंदन, नाड़ी का प्रकंपन और हृदय का, मतलब नाड़ी की जो गति वैद्य चेक करते हैं ना, ये और हृदय का, ये सबको उन्होंने प्रकंपन। स्पंदन को उन्होंने बहुत सूक्ष्म माना, जैसे दोनों हाथ को रगड़ा, दोनों हाथ को रगड़ने के बाद जो अनुभव करते हैं ना, वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं, ये उन्होंने स्पंदन माना। तो मैंने गूगल में भी चेक किया, अब गूगल में उल्टा दिया हुआ, गूगल में जो संदर्शिका में जो अर्थ दिए हुए उसका उल्टा दिया हुआ। प्रकंपन को उन्होंने सूक्ष्म माना है और स्पंदन को थोड़ा स्थूल। और शायद मुझे बोलचाल की भाषा में भी लगता है, जैसे कि नाड़ी का स्पंदन, ये भी बोलते हैं कई बार, वैद्य को सुना है। और हृदय का स्पंदन, नाड़ी का स्पंदन, प्रकंपन, स्पंदन बहुत मिले जुले शब्द हैं। और इसके लिए मुझे हिंदी शब्दकोश देखना पड़ेगा, क्योंकि संदर्शिका में जो अर्थ है वो गूगल पे उसका थोड़ा दिक्कत आ रही है। ये जो 2 शब्द हैं प्रकंपन, स्पंदन, एक बार इसको छोड़ देते हैं। हम लेवल 2 के ग्रुप में मैं एक बार हिंदी कोई व्याकरण की पुस्तक एक बार चेक कर लूं, उसके बाद में इसका जो भी अर्थ बिल्कुल प्रामाणिक अर्थ होगा वो मैं शेयर करूँ। सर, प्रकंपन का सूक्ष्म गति लिखा हुआ है संदर्शिका में, सूक्ष्म गति, नाड़ी गति, हृदय की धड़कन। हाँ वही हो गया ना, तो इसकी दृष्टि से स्पंदन तो सूक्ष्म है ना, अति सूक्ष्म हो गया ना। अच्छा, जब दोनों हाथ रगड़े, हाथ रगड़ने के बाद एकदम जो बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशन है, और नाड़ी की गति तो चलती हुई दिखाई देती है, हृदय की गति तो चलती हुई दिखाई देती है, ये एक दृष्टि से स्थूल है। प्रकंपन जो है ना, नाड़ी की गति है, हृदय की गति है। आपको हाथ लगाएंगे तो भी अनुभव होगा ना जी, हाथ लगाएंगे तो भी हृदय की गति का, हृदय की धड़कन का अनुभव होगा, यहाँ से नाड़ी पता चलेगी। लेकिन हाथ में होने वाले स्पंदन जल्दी से मालूम नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा गूगल में और इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अपन श्योर होके एक दिन बाद जवाब देंगे, क्या दिक्कत? क्योंकि कई बार हो सकता है संदर्शिका में लिखते समय शायद कोई रेफरेंस किसी ने किया हो, मुनीषी ने शायद, मुनीषी किसी असिस्टेंट ने किया हो, भूल चूक रह गई हो, तो अपन एक बार चेक कर, नहीं तो मुनीषी से ही पूछ लेंगे, हो सकता है तो, और नहीं तो कोई व्याकरण की पुस्तक में देख लेंगे। अगला प्रश्न है आभा मंडल। आभा मंडल 2 तरह की ऊर्जा के विकर्ण से बना, प्राण ऊर्जा, जिसे हम सभी जानते हैं, द्वंद्वात्मक अस्तित्व में पढ़ते हैं ना, कि जब हमारे अध्यवसाय आगे बढ़ते हैं, जैसे ही वो तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं तो एक विकर्ण होता है। तो तेजस शरीर से यानी प्राण ऊर्जा से के संपर्क में आने से एक विकर्ण होता है।
एक तो वो विकर्ण हो गया। दूसरा तो आभा मंडल का जो निर्माण हुआ वो दो चीजों से हुआ। एक तो तेजस शरीर का विकर्ण या लेशा का विकर्ण, दूसरा है भौतिक शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकर्ण। भौतिक शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकर्ण। और लेशा में हमने ये भी पढ़ा है कि संसार में जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं उन सबका भी क्या होता है, एक आभा मंडल। ये तो हो गया हमारा मतलब कर्मों के प्रभाव से विकर्ण, इसको हम कर्मलेशा बोलते हैं ना। कर्मलेशा, जैसे जो द्रव्यलेशा के दो प्रकार है ना, वो हो गया कर्मलेशा, कर्मों के प्रभाव से तेजस शरीर के संपर्क आने पर विकर्ण हो। दूसरा हमारे जो शरीर में, भौतिक शरीर में जो ऊर्जा है या जो भौतिक शरीर है उसकी भी विद्युत जैसे भौतिक शरीर में भी क्या निरंतर विद्युत चल रही है, प्राण शक्ति से शरीर चल रहा है, इस ऊर्जा के कारण भी थोड़ा थोड़ा विकर्ण। वो कर्मकृत नहीं है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकरण, तो वो भी विकरण होता है। और तेजस शरीर लेशा का विकरण, इन दोनों के संयुक्त विकरण से हमारा आभा मंडल। ये सारे प्रश्न थे, मैंने अभी जवाब दे दिए हैं। तो एक प्रश्न, दो शब्दों का जो बचा है, मैं कल परसों आपके ग्रुप में लिखने का भाव है। अब कोई लाइव जिज्ञासा हो तो एक मिनट, अमित जी ज्वाइन कर चुके हैं सर। अमित जी बोल रहे हैं। हाँ, अमित 2 मिनट प्लीज सर। अमित जी। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है रेणु जी? जी अमित जी आ रही है, अमित जी आ रही है। ब्रेक हो रहा है। एक मिनट, स्पॉटलाइट। हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आ रही है अमित जी आवाज आपकी? हाँ हाँ, आप स्पॉटलाइट देना चाहें तो दे सकते हैं। हाँ, 1 मिनट अमित जी, मैं दे रही हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, ओम अरहम। एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है, बहुत आत्मिक संतोष की बात है कि लेवल 2 का इस रूप में क्लास इतना सुंदर तरीके से हुआ, इतने स्ट्रॉन्ग क्वालिटी तरीके से हुआ कि बहुत एक आत्मसंतुष्टि लग रही है हम सभी को। और आप देखें कि ये लेवल 2 का जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, ये पिछले साल 2020 मार्च में शुरू हुआ और हम आ गए हैं 2021 के मार्च में। 2020 में मार्च में लॉकडाउन था और आज नागपुर में भी उसी तरह का ही लॉकडाउन लगा हुआ है। 1 साल हो गया, लॉकडाउन टू लॉकडाउन आ गया, लेकिन अपने ये लेवल 2 का क्लास 1 साल हो गया इतने सुंदर तरीके से आगे बढ़ा। पहले चरण में ये थ्योरी के रूप में रहा, शायद 14 या 15 क्लासेस हुई। फिर सेकंड चरण में ये सितंबर से डिटेल ट्रेनिंग के रूप में हुआ, जहां पार्टिसिपेंट्स की तैयारी की इवैल्यूएशन भी, उनके साधना को प्रोत्साहन दिया गया। और फिर थर्ड स्टेज में वो कॉन्टेक्ट क्लासेस के रूप में चला 2 महीने का, और आगे जाके ये अभी एग्जाम का भी आ जाएगा। तो कितना सुंदर एक कार्यक्रम, और ये एक देखने को मिला कि ट्रेनिंग चली 1 साल हो गया। हम ये कि 1 साल तक क्लास चलाना है तो शायद हिम्मत नहीं होता, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि कितना उत्साह रहा सभी पार्टिसिपेंट्स का। तो पार्टिसिपेंट्स की क्वांटिटी भी अच्छी रही, और मेरा पर्सनल फीलिंग है कि काफी अच्छी रही। आवाज ब्रेक हो रहा है अमित जी थोड़ा। शायद नेटवर्क इश्यूज है अमित जी, आपकी आवाज नहीं सुन रही। अच्छा लाभ लिया और अर्जन किया, और एट द सेम कार्य ब्रेक हो रही है। ओके, अभी आ रही है वंदना जी आवाज? जी, अभी थोड़ा बेटर है। ब्रेक हो रही है अभी भी आवाज? नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है अमित जी, कंटिन्यू करें। बेटर है, ओके। जो कैंडिडेट्स है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि उसमें अच्छे प्रशिक्षक भी तैयार हो रहे हैं, अच्छे साधक भी तैयार हो रहे हैं, और अच्छे कार्यकर्ता भी तैयार हो रहे हैं। तो और उस तरफ अपना जो ट्रेनिंग साइड है, ट्रेनिंग टीम है, सपोर्ट टीम है, मोदी सर के बारे में वो तो जितना भी कहूँ कम है।
गुरु का ज्ञान जितना सरल तरीके से हम तक उपलब्ध हो जाता है मोदी सर के द्वारा, और इतना इजीली गले से उतर जाता है, वो स्वयं भी हमारे सामने एक आदर्श रूप में है। तो उनको हम बिना सुने भी, केवल देख के भी बहुत सीख जाते हैं, और जब सुनते हैं तो देखना सुनना दोनों कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम, इतनी सिंसियर टीम जुड़ी, रेणु जी बैद, वंदना जी, सपना जी पटावरी और नीलपा जी, इतनी सिंसियर टीम रही। सब आगे से आगे अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए कैसे इसको अच्छा करें। और मेरा पूरे सेशन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना रहा, तो काफी मैं क्लोजली सबको देख पाया कि कितना सिंसियरिटी से सब कोई टीम एकदम सपोर्ट कर रही है। तो अब सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आगे आपका एग्जाम है। 3-4 दिन पहले मेरा मुनिश्री कुमार समन जी का दर्शन हुआ, तो मैंने मुनिश्री को अर्ज किया कि क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जो बैच है इसमें इसमें अच्छे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, साधक कम कार्यकर्ता अच्छे तैयार हो रहे हैं। और मुनिश्री को शायद पहले से भी जानकारी भी थी मोदी सर के थ्रू, तो उनको भी एक संतोष का फीलिंग आया कि नहीं, अच्छी टीम एक तैयार हो रही है आगे। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। ओम ओम अरहम अमित जी। सर अब हम लोग लाइव जिज्ञासा अगर किसी की है तो आप लोग मोदी। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। मैंने एक सूरत में एक बात कही थी कि 2006 में मंत्री मुनि ने एक बात बोली थी मुझे कि तुमको प्रेक्षा ध्यान का ही काम करना। उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो कभी कभी साल में कुछ शिविर लगाने का मौका मिला। 2009 में ट्रेनर्स बनाने की जिम्मेदारी, तो उन्होंने 2006 में मुझे बोला कि तुमको प्रेक्षा ध्यान का काम। तो बोले जब तुम्हारी टीम, प्रेक्षा ध्यान की टीम अच्छी बनेगी तब प्रेक्षा ध्यान का बहुत काम होगा। ये बात उन्होंने 2006 में एक भविष्यवाणी बोल दी, या जो भी बोल दे, ये बात उन्होंने 2006 में बोली। और ये बॉम्बे का जब शिविर लगा था तो उसमें अमित जी भी आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नियति तो होती है, हर कार्य की नियति होती है। जब योग होता है तो इसमें जो लीड रोल लिया था ना अमित जी और विकास जी ने टीम बनाने का, क्योंकि इस मामले में मैं थोड़ा कमजोर, टीम बनाने के काम। मैं ट्रेनिंग का काम तो ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन जो टीम बनाने का जो काम है वो मुझे लगता है कि अमित जी और विकास जी ने दोनों ने इतने अच्छे से किया। और इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा एफर्ट अमित जी के थोड़े ज्यादा ही लगे हैं। इन दोनों ने शुरुआत की, फिर उषा जी जुड़े, फिर और भी जुड़ते गए। जो ही लॉकडाउन में इतना अच्छा व्यवस्थित काम हुआ ना, तो इसमें टीम का बहुत बड़ा योगदान। जो प्रेक्षा फाउंडेशन की टीम इतनी अच्छी टीम है, आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित है, समन्वय बहुत अच्छा है, प्रेम भाव है, इसके कारण काम हुआ। तो मैं अमित जी की निष्ठा के बारे में तो मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो उनकी प्रेक्षा ध्यान के प्रति जो निष्ठा है, मतलब हर समय उनके मन में कुछ ना कुछ उमड़ता रहता है कि मैं प्रेक्षा ध्यान के लिए कुछ नया करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये विशेष साधुवाद के पात्र हैं, और इनके लिए मंगल कामना है कि प्रेक्षा ध्यान के काम में इसी तरह लगे रहें, साधना में आगे बढ़ें, और प्रेक्षा फाउंडेशन का काम इसी तरह आगे बढ़ाएं। ओम अरहम अमित जी आपके लिए। मोदी सर का बड़प्पन है और आशीर्वाद हमारे साथ, स्नेह हमारे ऊपर हमेशा बना रहा है। और इस मोमेंट में मैं मुनिश्री कीर्ति कुमार जी को भी याद करूंगा। मुनिश्री कीर्ति कुमार जी ने हमें पिछले साल लेवल 2 को ऑनलाइन के रूप में स्टार्ट करने की शायद प्रेरणा दी, और उनका एक फ्लेक्सिबल रूप में हमको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, और उसके लिए उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता है। ओम अरहम। लाइव कोई जिज्ञासा हो तो। हाँ, आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। जी, ममता जी जैन हैंड रेज कर रहे हैं। ममता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? जी ममता जी आप पूछ सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, और मोदी सर, अमित जी सर
और जो भी टीम जुड़ी है उनके लिए बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामनाएं। इसी तरह सेवा और कार्य करते रहे। सर, मेरी जिज्ञासा है कि लेशिया ध्यान से हम जो आनंद मतलब कौन से भी केंद्र पर, जैसे आनंद केंद्र पर हम ध्यान करते हैं और हरे रंग का श्वास लेते हैं, फिर कुछ ही समय बाद आनंद केंद्र से ही हरे रंग को बाहर निकालते हुए देखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर? ये वैसे शायद पहले क्या था, विकरण, मतलब इसमें लेशा ध्यान में हरे रंग का श्वास लिया, फिर आनंद केंद्र से आभा मंडल में विकरण का अनुभव किया। तो ये प्रक्रिया है, अपन मान ले कि भाई गुरुदेव ने ऐसा निर्दिष्ट किया है कि जिस प्रक्रिया से लेशा ध्यान में की विशुद्धि हो सके। कई बार कुछ चीजों के कुछ आंसर हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, जैसे अंतर यात्रा में है, श्वास लेते समय श्वास का ऐसा ही क्यों किया, कायोत्सर्ग में पैर के अंगूठे से ही क्यों प्रारंभ किया, कि भाई कहीं से तो प्रारंभ करना था, उस दृष्टि से है। तो इस दृष्टि से लेशा ध्यान का प्रभाव अच्छा होता है कि ये उन्होंने प्रक्रिया निर्दिष्ट की, तो इसको ऐसा एक बार मान के चल सकते। जयश्री जी, जयश्री जी बैग, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो जी जयश्री जी बोलिए। सभी को मेरा जय जिनेंद्र सर से और सभी से मेरा जय जिनेंद्र। सर, मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, चित्त और मन का शरीर में स्थान कहाँ है? आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करें। इसमें चित्त का तो समझ में आता है और मन का भी वैज्ञानिक दृष्टि समझ में आता है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि क्लियर नहीं है। तो मुझे मन का जो शरीर में स्थान है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए ना। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या समझ में आया, बताइए। वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम कहते हैं ना कि मन जो है ब्रेन का यंत्र है, ब्रेन का एक पार्ट है जो चिंतन, स्मृति और कल्पना का काम करती है। बट आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से चूंकि मन तो बहुत स्थूल है, चित्त हमारी चेतना की एक रश्मि है, स्थूल शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना है, चित्त है। और चित्त जो चेतना का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, जानना और देखना। चेतना का यदि कोई पूछे कि चेतना का गुण क्या है, लक्षण क्या है, वो क्या, जानना और देखना। और फिर यदि हम देखें तो चित्त का भी यही लक्षण बताया गया, चित्त का भी मुख्य काम क्या है, ज्ञान करना काम बताया गया है। अब यदि हम उसको, ये तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप हो गया कि चेतना का मुख्य लक्षण या कार्य है देखना, जानना और देखना। चित्त का भी यही काम हो गया, क्योंकि चेतना का जो काम है वही चित्त का काम है। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, अब योग के आचार्यों ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये कहा है कि शरीर, पूरे शरीर में चेतना है, और शरीर में जो चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है वो नाड़ी तंत्र के माध्यम से। शरीर में भी जो चेतना की अभिव्यक्ति है वो नाड़ी तंत्र के माध्यम, और शरीर में भी यदि हम कहते हैं चित्त को कहीं भी ले जाएं, पैर के अंगूठे पर ले जाएं, वो भी हम नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही वहां पर पहुंचते हैं। नाड़ी तंत्र का जो जाल है, पेरिफेरल्स है ना, सेंसरी नर्व्स का जाल है, उसके माध्यम से हम वहां पर तक पैर के अंगूठे में भी पहुंचते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब आपने देखा होगा, विज्ञान भी ये मानता है कि जो पेरिफेरल्स हैं वो दो तरह के, एक सेंसरी नर्व्स है, एक मोटर नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स का काम है ज्ञान करना, मोटर नर्व्स का काम है उनको एक्टिविटी देना। यदि कोई हमको किसी भी मसल्स की कोई एक्टिविटी करनी है तो हम मोटर नर्व से एक्टिविटी करते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि चेतना का स्वभाव क्या था, जानना और देखना। और नाड़ी तंत्र का भी ये जो काम है, जो पेरिफेरल्स का काम क्या है, ये है संवेदन, जानना, देखना। ये चेतना इसके माध्यम से, सेंसरी नर्व्स के माध्यम से क्या करती है, जानती है, देखती है, संवेदन करती है। तो ये भी जो सारा ज्ञान का काम है वो नाड़ी तंत्र के माध्यम से प्रूव हो गया
कि जो चेतना की अभिव्यक्ति है वो किसके द्वारा है? नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही शरीर में हो रही है। और अब यदि पूछे इसका मुख्य स्थान कहाँ है, जो नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान होगा वही हमारे चित्त और मन का भी मुख्य स्थान हो जाएगा, क्योंकि नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही दोनों की अभिव्यक्ति। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है? नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान। तो इस दृष्टि से इसको ब्रेन मान लिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड दूसरी काम के लिए है। तो ब्रेन ही हमारा साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी हमारा चित्त और मन का स्थान है। ओके, थैंक यू सर। साधना जी परमार, आप अपना क्वेश्चन ले लें प्लीज। सादर जय जिनेंद्र। मेरी जिज्ञासा थी कि लेशिया ध्यान के द्वारा सत्य की खोज कैसे? वैसे देखा जाए ये सत्य की खोज वाला जो शब्द है ना, वो सभी दूर है। मतलब कहीं ना कहीं उलट फेर, कहीं परिणाम में है, कहीं आध्यात्मिक स्वरूप में, कहीं प्रयोजन में, ये बात है। और हमारे प्रेक्षा ज्ञान के मुख्य प्रयोजन में से भी एक, जो प्रेक्षा ज्ञान के सब जो मेन प्रयोजन है उसमें से एक है सत्य की। सत्य की खोज का यहाँ मतलब ये है कि जो चित्त राग और द्वेष से ग्रसित है, जो चित्त राग और द्वेष से ग्रसित है, जो वृत्तियों से प्रभावित है, वो कभी भी यथार्थ नहीं देख सकता। यथार्थ समझते हैं ना, जो जैसा है वैसा नहीं देख सकता। क्योंकि जब चित्त वृत्तियों से ग्रसित होगा, राग द्वेष से ग्रसित होगा, तो वो राग द्वेष युक्त चेतना हो जाएगी। तो या तो राग से देखेगा, या द्वेष से देखेगा, या कोई पूर्व धारणा से देखेगा। तो ध्यानी व्यक्ति जो नहीं, मतलब मान के चले, जो रागी द्वेषी है, कसाय से ग्रसित है, वो कभी भी यथार्थ देख नहीं पाता, क्योंकि वो राग द्वेष से प्रभावित है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, हमारे भाव की विशुद्धि होती है, लेशा की विशुद्धि होती है। क्या होते हैं भाव? हमारे शुद्ध होने पर क्या होता है? कषाय का प्रभाव हमारे चित्त पर कम होता है। कषाय का प्रभाव कम से कम होता जाता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं ध्यान में जब बिल्कुल चेतना बिल्कुल विशुद्ध निर्मल बन जाती है। तो इससे हमारा यथार्थ देखने की शक्ति बढ़ती है। जो मतलब मूल सत्य का मतलब है जो जैसा है वैसा ही देखना। एक तो ये हो गया व्यवहारिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक दृष्टि से हो गया सत्य का मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दिया है, प्रकृति के नियमों को जानना सत्य को जानना। तो जब हमारी दृष्टि निर्मल बनती है, तो हमारी जब चेतना निर्मल बनती है तो प्रज्ञा का जागरण। जितनी जितनी हमारी चेतना निर्मल बनेगी, चित्त की शुद्धि होगी, भाव शुद्धि होगी, फिर हमारी प्रज्ञा का जागरण। और हम सब जानते हैं कि प्रज्ञा का मतलब होता है तत्व का निर्धारण। जो भी हमारे भीतर के सत्य हैं और प्रकृति के सत्य हैं, वो तत्व के रूप में। तो हमारी प्रज्ञा एक ऐसी भीतर की शक्ति है जो तत्व का निर्धारण बहुत जल्दी कर लेती है। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी के सामने कोई भी प्रश्न रखे तो वो अपनी प्रज्ञा से उसका समाधान देते थे। इतनी जल्दी उनकी प्रज्ञा सारे तत्व को उनके सामने खोल कर रख देती थी। तो इस संसार के सत्य, नियति के सत्य, भीतर के सत्य धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो दोनों दृष्टियों से सत्य की खोज में ये लेशा ध्यान सहायक है। कि दृष्टि निर्मल बनी तो जो जैसा है यथार्थ देखने की शक्ति बढ़ती गई हमारी, और जो प्रकृति के नियम हैं और जो भीतर के सत्य हैं, वो भी चेतना की निर्मलता से, प्रज्ञा के जागरण से हमको फिर भीतर भीतर अनुभव होने लगते हैं कि मन का स्वरूप क्या है। कई ऐसे योगी हुए जिन्होंने मन का स्वरूप कहीं नहीं पढ़ा, चित्त का कोई व्याख्या कुछ नहीं पढ़ी, कभी कोई किताब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन भीतर के ज्ञान से उन्होंने चित्त को भी जान लिया, मन को भी जान लिया, भाव को भी जान लिया, और संसार के सूक्ष्म सत्यों का भी उन्होंने प्रतिपादन। तो सत्य की खोज का यहाँ मतलब यही है, चेतना की निर्मलता से प्रज्ञा का जागरण, प्रज्ञा के जागरण से तत्व का निर्धारण उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। और केवल ज्ञानी के लिए तो हम सब जानते हैं, उससे तो कुछ छुपा ही नहीं है, संसार का कोई भी बात नहीं छुपी है, संसार के सारे सत्य उनके सामने। इन सारी ही दृष्टियों से
मतलब यही बात हम हर ध्यान के संदर्भ में इंटरप्रेट कर सकते हैं, चाहे वो श्वास प्रेक्षा हो, चाहे चैतन्य केंद्र हो, चाहे लेशा ध्यान हो। तो सत्य की खोज हर ध्यान, सारे ही ध्यान के प्रयोग हमारे सत्य की खोज में सहयोग। अभिलाषा जी, नहीं, अभी कोई साधना जी को कुछ डाउट बचा है क्या? सॉरी सर। नहीं, ओके सर, समझ में आ गया। इसका वापस सुनूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। वापस आप समझिए, फिर भी कोई बात पॉइंट हो तो फिर दोबारा से पूछिए, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो मेरा भी कुछ मतलब बोलते बोलते क्लैरिटी बढ़ती है कई बार, क्योंकि जितने अच्छे प्रश्न आएंगे उतने हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। अभिलाषा जी आप पूछिए, इसके बाद श्वेता जी आप रेडी रहिएगा। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न लेशिया ध्यान में से ही है। इसमें हम लोग कर्म लेशिया और नो कर्म लेशिया अलग अलग पढ़ते हैं। तो कर्म लेशिया तो हमारे भीतर जो 8 कर्म है उनसे प्रभावित होकर आते हैं 6 रंगों में, वो कर्म लेशिया हो गया। नो कर्म में जो ये सूर्य की रोशनी, रत्नों की रोशनी जो दिया हुआ है नो कर्म लेशिया में, उसमें मुझे ये डाउट है कि हम लोग बोलते हैं कि जो पृथ्वी काय के जीव ही हैं, रत्न वगैरह वो भी जीव ही हैं। जब हम लोग तत्व ज्ञान में पढ़ते हैं तो उनको भी हम जीव ही मानते हैं। तो फिर उनकी लेशिया को नो कर्म लेशिया कैसे माना गया? क्योंकि उनके भी कर्म होते होंगे। और सूर्य की रोशनी है तो कर्म प्रकृति पढ़ते वक्त उसमें बताया गया था कि सूर्य भी एक अपने कर्मों के फल के कारण ही रोज डूबता है और उगता है, तो उसके भी कर्म के प्रभाव होते होंगे। तो नो कर्म लेशिया में जो भी चीजों के नाम दिए गए हैं, सूर्य की रोशनी या कोई अन्य रोशनी, वो सभी नो कर्म कैसे हुए? ये ऐसा है, जैसे जो रत्न है ना, जो रत्न जब अलग हो जाते हैं ना वहां से भीतर से, तो फिर वो जीव नहीं रहते, वो अजीब हो जाते। जब तक वो भीतर थे, खदान में थे, तब तक तो वो जीव थे, एकेंद्रीय जीव थे। जब वहां से उनको निकाल लिया, पहली बात तो वो जीव नहीं। जितना भी हम धारण करते हैं ना, पन्ना, नीलम, हीरा, ये जीव नहीं, ये अजीब हो चुके। जैसे ही खदान से निकले ये जीव नहीं, पहली बात। और इनका जो प्रकाश निकल रहा है वो पौद्गलिक प्रश्न, मतलब जैसे जैसे सारे भौतिक पदार्थों का एक आभा मंडल होता है, वैसे ही इनका भी आभा मंडल है, एक रंग है खाली। इस दृष्टि से ये जीव नहीं है, पहली बात। और इनके जो रंग है वो पौद्गलिक रंग है, किसी कर्मों के प्रभाव से नहीं है। ये इनका जो एक तरीके से जो भी एक पौद्गलिक स्वरूप है उसका एक रंग है। तो इस दृष्टि से ये नो कर्म लेशिया है। अब रही बात सूर्य की, सूर्य भी एक तरीके से कोई ना तो कोई देवता माना है हमारे शायद जैन दर्शन के अनुसार, कोई ये ग्रह, मुझे ज्यादा तत्व की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सूर्य कोई देवता नहीं है कोई ऐसे कि जो हमेशा रहे, क्योंकि देवता भी जैन दर्शन के अनुसार देवता का भी एक आयुष होता है, मिनिमम 10,000 साल होता है, ऊपर में करोड़ों वर्ष होता है। तो यदि होता तो ऐसा सूर्य देवता होते तो फिर सारी पृथ्वी अंधकार में डूब जाती जब देवता का आयुष्य पूरा होता। ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य एक ग्रह है, सौर मंडल का कोई ग्रह है जिसका काम है प्रकाश, रोज उदय होना और एक निश्चित समय पर अस्त हो जाना। इसका कोई वो सूर्य का प्रकाश का कोई कर्मों से कोई संबंध नहीं, ये भी एक पौद्गलिक प्रकाश है बस, ऐसा। इसलिए ये भी नो कर्म लेशिया है, पौद्गलिक है। हम लोग जी सर, ये वैमानिक देव जो हम मानते हैं उसमें हम लोग सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारा, इनको हम लोग वैमानिक देव मानते हैं। मतलब मुझे लगता है ये जो प्रकाश है वो देवता के कारण नहीं है, ये ये है सृष्टि में होगा। इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो अब ये टेक्निकल बात मेरी भी बहुत ज्यादा डिटेल में पड़ी हुई नहीं है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो कोई देवता के द्वारा कृत नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के अधीन है, ऐसा मानते हैं। शायद मुझे कुछ ऐसा बचपन में कुछ सुना हुआ याद है, कोई ये देवताओं के रथ हैं, ये सारी बात को एक बार अपन ये सब कर्म की बात छोड़ दें, पौद्गलिक मान लें।
ये जो सूर्य का प्रकाश है वो पौद्गलिक प्रकाश है, इसलिए नो कर्म। थैंक यू। श्वेता जी रामपुरिया। सर आपको जो पैराग्राफ भेजा था ना, वो इसमें 2 क्वेश्चंस थे। जैसे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा कषाय की ग्रंथियों को खोलने के लिए विशेष चैतन्य केंद्रों पर प्रेक्षा की जाती है, तो सर कौन से विशेष चैतन्य केंद्र हैं जिन पर हम प्रेक्षा करें तो कषाय की ग्रंथियां खुल सकती है? अब इसके देखिए, इसके 2 अर्थ कर सकते हैं। पहला अर्थ ये कर सकते हैं, जितने भी ये जो चैतन्य केंद्र हैं वो विशेष चेतना के केंद्र है सारे। एक तो ये अर्थ है इसका कि पूरे शरीर में चेतना है, लेकिन चैतन्य केंद्र एक ऐसे स्थान है जहां पर विशेष रूप से चैतन्य सक्रिय है। तो सारे ही केंद्र विशेष है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इसमें यदि इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ज्ञानावरणी कर्म का यदि हमको ज्ञानावरणी कर्मों की ग्रंथियों को तोड़ना है तो हम ज्ञान केंद्र पर ध्यान करें। दूसरी दृष्टि से ऐसा समझ सकते हैं, यदि हमको ज्ञानावरणी कर्मों की ग्रंथियों को तोड़ना है तो हम क्या करें, ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करें। इससे क्या होगा, ज्ञान का विकास होगा, मतलब फिजिकली भी होगा। जब हम पीले रंग का ध्यान ब्रेन पर करेंगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होगा, और इधर तो बाहर तो यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर हमारे न्यूरॉन सक्रिय हो रहे हैं पीले रंग के कारण, और ध्यान के कारण भी सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा, ज्ञान केंद्र पर ध्यान करने से हमारे ज्ञानावरणी कर्म क्या होंगे का विलय होगा या उनकी निर्जरा होगी। तो ये 2 दृष्टि से तो अलग अलग ये जो आगमों में इसका और ज्यादा विशेष उल्लेख है कि कौन से कर्मों का निर्जरा करनी हो। जैसे 8 तरह के कर्म हैं अपने, तो कौन से कर्म को हमकी निर्जरा कर की दृष्टि से कौन से केंद्र पर ध्यान करें, तो इसके प्रयोग भी मिल सकते हैं, आगमों में मिल सकते हैं। ये तो जिन्होंने कोई विशेष अध्ययन किया हो तो ऐसे शायद पुस्तकों में बहुत ज्यादा कर्मों से रिलेट कर मुझे पता नहीं ज्यादा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई यदि इस दृष्टि से अध्ययन करे तो जरूर मिलेगा कि जैसे ज्ञान केंद्र का तो स्पष्ट है, इसी तरीके से और चैतन्य केंद्रों की भी एक कर्मों की दृष्टि से कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा कि अमुक केंद्र अमुक यदि मतलब कर्मों का हमको निर्जरा करनी तो कौन से केंद्र पर ध्यान। जी, थैंक यू सो मच सर। सर एक और है, प्रापति जी शाह कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रापति जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जी। मेरा सवाल है, जब हम कार्योत्सक का प्रयोग कर रहे होते तब हमारा श्वास स्टार्टिंग में बहुत छोटा लगने लगता है और बाद में नहिवत जैसा लगने लगता है। जब व्यक्ति आवेश में होता है तो भी श्वास छोटा लगता है, तो दोनों में अंतर क्या है समझाइए ना सर। देखिए, आवेश में तो श्वास क्या हाँफने जैसा हो जाता है, बहुत तीव्र गति हो जाती है। गति तीव्र होती है, छोटा होता है लेकिन तीव्र गति तीव्र होती है। जब ध्यान के समय श्वास छोटा हो जाता है तो गति तीव्र नहीं होती उसकी। अच्छा। गति एकदम मंद होती है। आपने देखा होगा ध्यान के दौरान ध्यान करते करते श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाता है, पता नहीं चलता है कि श्वास ले रहे हैं कि एकदम। हाँ, वास्तव में सही ध्यान की पहचान भी यही। अच्छा, कि श्वास प्रक्रिया यदि आपका सही सदा है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे श्वास आ ही नहीं रहा। श्वास धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाएगा। हाँ। तो छोटा तो है लेकिन उसकी गति बहुत स्लो है, एकदम धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे, ऐसे जैसे इतना धीरे आ रहा है जैसे पता ही नहीं चल। ओके। शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति भी हो रही है लेकिन पता नहीं चल। तो दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ओके ओके। दोनों छोटे हैं लेकिन एक की गति तेज है, एक की गति बहुत स्लो है। और सही ध्यान का लक्षण यही है कि श्वास परीक्षा करते 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 इतनी गहराई में चले जाए कि श्वास का अनुभव ही चला जाए। और वास्तव में जब जितना शरीर शिथिल हो जाता है और मन एकदम शांत हो जाता है तो श्वास ना के बराबर होता है। अच्छा। और कुंभक अपने आप लगने लगता है और मतलब काफी लंबे समय तक अपने आप कुंभक लग जाता है। तो ये ध्यान की गहराई में जाने का एक आभास है जो कि ठीक है।
अच्छा, दूसरा सर एक सवाल है। जब भी मैं महाप्राण ध्वनि करती हूँ अनुलोम विलोम के साथ, तभी बीच में श्वास संयम भी करती हूँ, तो ठीक है, बरोबर है? ठीक है, कर सकते हैं ना? ओके। वैसे भी महाप्राण ध्वनि के अंत में तो करना ही चाहिए श्वास का हाँ संयम। हाँ हाँ। लास्ट तो में बोलते हैं ना, नाद हाँ को सुने, तो 2-3 सेकंड का संयम तो करना ही है। हाँ, तो संयम के साथ प्राणायाम करें का भी अभ्यास करना चाहिए, और श्वास संयम। महाप्राण, तो बरोबर हाँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ। ओके ओके, थैंक यू अच्छा, सर। एक बात अभी सबके हो गए ना वंदना जी? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट। हाँ, अभी तो सर कोई एक नहीं बात है। मुझे बोलनी थी, सबके सबके साथ शेयर करना था कि अभी जो लाडनू में जो शिविर हो रहा है, उसमें अमित जी भी हैं क्या अभी? जी सर, अमित जी अ, वो हाँ। शायद लाडनू नहीं जा रहे सर। नहीं हाँ नहीं, अमित जी अभी हाँ हैं क्या? सर, जो हाँ हाँ हूँ। हाँ अमित जी, तो अमित जी आप हाँ भी सर मैं हूँ सुनिए सर। ध्यान से कि अभी लेवल 1 और 2 के जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है करीबन 100 के आसपास। तो अभी कोरोना वापस से बढ़ रहा है, और यदि 100 लोग वहां पर आएंगे, एक साथ बैठेंगे, अब ज्यादा लोग एक साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर वाला जो हॉल है वो कोई काम का नहीं, उसमें न तो कायोत्सर्ग हो सकता है, ना आसन प्राणायाम हो सकता है, ना कोई क्लास हो सकती है, उसमें केवल ध्यान हो सकता है, कायोत्सर्ग हो सकता है शायद। तो जितनी भी क्लासेज होगी आसन प्राणायाम की और जो थ्योरेटिकल क्लास होगी वो नीचे वाले हॉल में। तो एक साथ इतने लोग इकट्ठे होंगे, तो एक प्रश्न ये है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आज ही मेरे मन में आया, समणी जी से भी बात हुई आज, समणी नियोजिका जी से, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कोरोना में कैसे आप मैनेज करेंगे। तो मेरे मन में एक बात आई है कि ये वाला शिविर हम केवल लेवल 2 के लिए कर दें, लेवल 1 वालों को एक बार कैंसिल कर दें, तो लेवल 1 वाले भीलवाड़ा में आ जाएं बाद में। इसके बारे में अमित जी आप अपने विचार। हाँ अंकल, क्वेश्चन तो जेन्युइन है, कंसर्न जेन्युइन है एकदम। तो एक कंसर्न ये आएगा कि लोगों के ट्रेन के टिकट या फ्लाइट के टिकट बन गए होंगे, तो इन दैट केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उनके लिए। तो इसको या फिल्टर तो आउट करने के लिए एक या जैसे तो उन्होंने रखा कि हाँ 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 बोलिए आप। अभी जैसे उनका रिक्वायरमेंट है कि सभी अपने कोरोना का टेस्ट का सर्टिफिकेट ले आए, नेगेटिव है तो ही आए। तो उस वजह से जो भी कैंडिडेट आएंगे उनका यदि टेस्टिंग हुआ है तो अपन कुछ हद तक सेफ हो जाते हैं, बट स्टिल कितना एनफोर्स हो पाएगा वो चीज। क्योंकि लाडनू में कोई भी मेडिकल एड की सुविधा नहीं है। लाडनू में कोई भी प्रॉब्लम यदि इमरजेंसी में होता है तो जयपुर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई वहाँ हॉस्पिटल ढंग का नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो पूरे लाडनू में एक दो डॉक्टर होंगे ढंग के, तो थोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। तो लेवल 2 तो यदि करते हैं तो अपने करीबन 40 विद इन 40 हो जाएंगे। राइट, तो एक बार मैं कल विजयश्री से भी इस बारे में हाँ डिस्कस करता हूँ। हाँ, और विजय श्री जी से बात कर लीजिए। और दूसरा, यदि 2 जगह हो जाए तो बहुत अच्छा। फिर यदि लेवल 1 का पूरा कोई सेटअप वो अलग करते हैं, इस तरह से एकदम टोटल अलग करते हैं कुछ। राइट, तो एक बार मैं कल विजयश्री जी से डिटेल में इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अपने को डिसीजन 1 या 2 दिन में लेना पड़ेगा यदि लेना कैंसिल ही होगा करना भी है लेवल 1 का। Right. तो तो विजय उसमें श्री अंकल का अपन बात। हाँ ये अमित कर जी। ले अंकल कि हाँ, 2 अलग अलग प्रेमाइसेस में कर दें, एक इंटरनेशनल आचार्य तुलसी सेंटर में और एक नीडम में कर दें, और रहने की नीडम व्यवस्था भी उस तरह से। नीडम में तो हॉस्टल बन गया है पूरा, नीडम तो अब नहीं है हॉस्टल, हमारे हाथ में, नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना अंकल, नीडम में नहीं हो। ठीक है। तो एक बार कल विजयश्री से जी से बात करके फिर मैं आपसे फोन में भी बात कर और लेता हूँ इस बारे विजय में। श्री से आप बात करो तो उनको बोलना वो मुनिश्री से भी थोड़ा सा एक बार इंगित ले ले इसके बारे में। हाँ क्योंकि क्या कि अपन समय रहते सबको इन्फॉर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी भी टाइम है। वैसे टाइम आज है, सही 15 बात है। तारीख है, तो 16 को भी यदि डिसीजन ले लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना अंकल, कल एक बार मैं सुबह बात कर लूंगा, फिर आपसे भी फोन में बात कर लूंगा। लेवल 2 का तो अपने को रखना ही है, हाँ और लेवल 1 का अपन एक बार सोच लेते हैं। ठीक है। हाँ वंदना जी, कोई है क्वेश्चन? सर एक
समृद्धि जी जैन हैंड रेज किए हैं। जी समृद्धि जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मतलब जय जिनेंद्र, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, विजय छलानी। जी विजय जी छलानी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। अभी भी समाचार है जो लाडनू में सुमति मुनि का जो सिंघाड़ा था वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और सुमति मुनि बहुत सीरियस हैं और अभी यात्रा करके वो सरदार से कल ही पहुंचे होंगे शायद। तो रास्ते के अंदर में पूरा बुखार, फीवर, उनको खांसी, सब कुछ सिम्टम था, लेकिन रास्ते में कहीं टेस्टिंग कराने का ऐसा कुछ मिला नहीं। सरदार सर में टेस्टिंग की रिपोर्ट हुई। अभी एम्बुलेंस से वो लोग जयपुर आ रहे हैं। अभी वहां से 7 बजे रवाना होकर सरदार सर से जयपुर आ रहे हैं एम्बुलेंस से। तो मुझे लगता है, मेरे पर्सनल व्यूज है कि वहां भी कब किस में क्या किसको हो जाए। अगर इसको बाइफिकेट कर देते ना, लेवल 2 लेवल 1 का, तो ठीक रहेगा। एक साथ में गैदरिंग करना खतरे से खाली नहीं। हाँ, अभी अच्छा नहीं, इसीलिए सारा डिस्कस किया है अभी। तो कल डिसीजन ले लेंगे, एक बार मुनीश्री का भी एक ओपिनियन ले लेंगे और वहाँ की लाडनू में व्यवस्थाएं क्या है वो ओपिनियन ले लेंगे। कल इसका डिसीजन कर लेंगे, तो खाली लेवल 2 का रखेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। बाई एयर की टिकट की कीमत कमती है, लेकिन सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो खास बात नहीं, आजकल वो आगे की कोई डेट दे देंगे तो उस समय वो कर सकते। हाँ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो जैसा भी हो कर लेंगे वो लोग शायद। जी, जय जिनेंद्र। संपन्न करें वंदना जी। जी सर, आप क्लास संपन्न कराएं प्लीज। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अभी लास्ट तक सारी सबकी क्वेरीज ले ली है। अभी भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई कहीं कंफ्यूजन हो, तो आप लोग अक्सर लाडनू में, अगर सब ठीक रहा तो लाडनू में मिल ही रहे हैं, तो वहाँ सब अपनी क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम अरहम।